नमस्कार दोस्तों, 10th ऑफ फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, इंडिया मस्ट रिटर्न टू ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। क्या बात हो रही है यहाँ पे? बात ये हो रही है कि भाई जैसे कि रिहाना जो सिंगर है उनका ट्वीट आया, ग्रेटा थुनबर्ग का ट्वीट आया, बहुत सारे दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, सरकारें कभी कभी इंडिया की पॉलिसीज को लेकर हमको क्रिटिसाइज करती हैं। तो यहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट को किस हिसाब से स्टेटमेंट देना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किस हिसाब से स्टेटमेंट देती है। तो एक ये इंडिया मस्ट रिटर्न टू ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी वाला आर्टिकल, और एक और आर्टिकल छपा है डेंजर्स ऑफ हार्ड सोवरेनिटी। इसमें क्या बताया गया, इसमें हाइपर नेशनलिज्म की बात की गई है कि भाई रिहाना ने ट्वीट कर दी, ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट कर दी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार हमारे देश के लोगों के अंदर एक इमोशनल अपील के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमको यूनाइटेड रहना है, बाहर के देशों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोपोगेंडा टाइप का फैलाया जा रहा है। तो इंडियन सिटीजन्स को यूनाइट कर दो ताकि इंडियन सिटीजन्स यूनाइट होके कहीं ना कहीं सरकार के पीछे खड़े हो जाए, और सरकार जो लोगों को समझा रही है कि हाँ भाई दुनिया भर के लोग हमको डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, उसको हम काउंटर कर सके। इसको बताया गया एग्जाम्पल ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, एग्जाम्पल ऑफ हार्ड सोवरेनिटी। यहाँ पे ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली कि अगर बाहर से कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस क्रिटिसाइजमेंट को हम लोग एक पॉजिटिव वे में लेके अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सरकार हमारी अभी क्या कर रही है, सरकार हमारी लोगों के अंदर इमोशनल सेंटीमेंट जगा के बाहर के लोगों की कही हुई सारी बात को प्रोपोगेंडा दिखा रही है, जो खुद बोल रही है उसको सही बता रही है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो बेसिकली डिप्लोमेसी की बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है। वैसे तो मसालेदार आर्टिकल है ये दोनों, लेकिन इन दोनों को मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज बहुत और इंपॉर्टेंट, इन दोनों के अलावा 5 और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, और उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फाइन ट्यूनिंग द स्टेट ऑफ द ऐप टेक्नोलॉजी। देखिए भाई, व्हाट्सएप पे जब प्राइवेसी इशू आया, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन जो गवर्नमेंट ऐप्स है, ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु ऐप हो गई, और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐप बनाई कोविड-19 के पैंडेमिक के समय डील करने के लिए। तो इन ऐप में डिजिटल प्राइवेसी किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातचीत करी गई। कैसे सरकार द्वारा बनाई गई ऐप्स को और सिक्योर बनाया जा सकता है और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई। मतलब सरकार द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की कीनर स्क्रूटनी की बात की जा रही है, और उनके थ्रू दी गई पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करने की बात की जा रही है ताकि लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो देखेंगे भाई क्या है। फिर भाई यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है इस आर्टिकल में, बिलेटेड बट बोल्ड। सरकार ने 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बनाया है। अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। इस आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा, वैसे तो मैं इसके फाइनल पॉइंट्स आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी वी विल डिस्कस इट, इट इज विल बी अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन। सिमिलरली ये ट्रांस फैट वाला आर्टिकल 7 फरवरी के करंट अफेयर्स में मैंने पूरी न्यूज को डिस्कस किया है, यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे। भारतीय सरकार ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है 1 जनवरी 2022 से। हमारे खाने में जो टोटल फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट हैं उसके 2% से ज्यादा ट्रांस फैट नहीं हो सकता। तो इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्यों ये अच्छा है, क्या यूरोपियन और यूएसए जैसी कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में इस प्रकार के स्टेप्स को पहले इंप्लीमेंट किया गया है, इंडिया कितना आगे है, इन सब चीजों के फायदों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये काफी अच्छा आर्टिकल है, हालांकि बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जितनी भी है अच्छी है। इस आर्टिकल को लिखा है कविता उपाध्याय जी ने, ये जर्नलिस्ट है उत्तराखंड से। ये एक्सटेंसिवली रिपोर्ट करती हैं स्टेट के एनवायरमेंटल डिजास्टर्स पे, और रिसेंटली 7 फरवरी को जो डिजास्टर हुआ है, इट वॉज अ डिजास्टर इन मेकिंग, ऐसा बता रही है यहाँ पे कविता जी। कविता जी यहाँ पे बता रही हैं कि ये पहले 2018 में उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास बहुत से विलेजेस में ऐसे विजिट करने गई, क्योंकि जर्नलिज्म में काम ही आपका ये होता है कि आपको अलग अलग जगह के जाके न्यूज रिपोर्ट करनी होती है। तो जब ये वहां पे जाके रिपोर्टिंग कर रही थी, इन्होंने देखा कि बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। जब इन्होंने लोगों से बात की तो लोग कहीं ना कहीं इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट शिकायत कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रही हैं कविता जी कि ये जो डिजास्टर आया है ना, इसको नेचुरल डिजास्टर कहना सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये मैन मेड डिजास्टर है। कैसे ये मैन मेड डिजास्टर है, इस बात को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली आर.के. विज साहब का एक आर्टिकल है, ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर छत्तीसगढ़ में, इन्होंने रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट में जो ये जजमेंट आया ना, स्टेट रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे एक बच्ची के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, तो बच्ची ने कपड़े पहन रखे थे, तो इस बेसिस पे कि हाँ भाई स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उसको आईपीसी के अंदर चार्ज किया, पॉस्को के अंदर चार्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एंड टाइम पे इस डिसीजन को रोक दिया। तो क्यों ये डिसीजन गलत था और क्यों पॉस्को एक्ट बनाना जरूरी था, पॉस्को एक्ट अलग से क्यों बनाया गया जब ऑलरेडी इंडियन पीनल कोड एग्जिस्ट करता है।
तो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की जाए तो इंडियन पीनल कोड और पॉस्को कैसे अलग है, इसके बारे में भी इस आर्टिकल में बात की गई है। तो आप देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। बहुत सारे आर्टिकल्स आप कह सकते हो रिपीटेड होंगे, बहुत सारी न्यूज यहाँ पे रिपीटेड है, बट फिर भी ठीक है। चलिए एक होलिस्टिक तरीके से मैं आपको सबका रिवीजन करवा दूंगा। सबसे पहली जो न्यूज हमारे सामने आ रही है वो है फाइन ट्यूनिंग द स्टेट ऑफ द ऐप टेक्नोलॉजी, कीनर स्क्रूटनी ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स कैन लीड टू इंप्रूव पब्लिक सर्विसेज एंड यूजर कॉन्फिडेंस। तो भाई इसके आप जो टाइटल है उसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रूटनी की बात हो रही है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे क्या हुई, सबसे पहले शुरुआत हुई यहाँ पे व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप आपको याद होगा इसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बदला था, और जब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बदला था व्हाट्सएप को बहुत गालियां पड़ी थी और लोगों ने उठा उठा के व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। और दो ऐपें उस समय पे बहुत चली, एक तो सिग्नल ऐप, एक टेलीग्राम ऐप। इस हद तक व्हाट्सएप की इमेज खराब हो गई कि व्हाट्सएप को भाई अंग्रेजी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे अपने एडवर्टीजमेंट निकालने पड़ गए कि ये जो व्हाट्सएप है वो आपके डाटा को कवर नहीं करेगी, आपका डाटा प्राइवेट रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप है वो अपनी इमेज रीबिल्ड कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इमेज खराब हो गई थी। इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि जो लोग हैं ना इंडिया में, वो कहीं ना कहीं अपने राइट्स के लिए और अपनी डिजिटल प्राइवेसी के लिए अवेयर है। लोग बेवकूफ नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे और वो सुन लेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ऑलमोस्ट सब चीजें आपकी सिलेबस की एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी किताब कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपके लिए मीडियल हिस्ट्री, इकोनॉमी, रमेश सिंह और बहुत सारी चीजें मैं और आगे लेके आऊंगा, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन बटन का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज करी और लोग उससे पोर्ट आउट कर गए, डिजिटल माइग्रेशन कर गए। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया और सिग्नल और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लिया। लेकिन यहां पे हमको समझना ये पड़ेगा कि जो सरकारी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी सर्विसेज है, क्या वहां पे हमारे पास इस प्रकार की सहूलियत है? व्हाट्सएप हटा के हमने सिग्नल टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया, ये हमारे पास सहूलियत है? क्या हमारे पास ये सहूलियत है कि हम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स को हटा दें और जो सुविधाएं हमको गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं वो हमको किसी और जगह पे उतनी आसानी से मिल जाएंगी? अगर आप बात करो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स की, बेसिकली दो ऐसी जगह है जहां पे सिटीजन्स का डाटा बहुत हद तक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एक तो आरोग्य सेतु ऐप हो गई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। नोवल कोरोना पैंडेमिक के समय पे ये ऐप इस बात को मॉनिटर करती है कि आपको कितना टेम्परेचर है, आप किस हद तक कोरोना वायरस से सफर कर रहे लोगों के टच में हो, तो ये सब ये आरोग्य सेतु ऐप बताती है। ठीक है। आधार एक ऐसा गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, बायोमेट्रिक डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, एक सेंट्रल सर्वर है जहां पे हमारे देश के सब लोगों के बायोमेट्रिक्स सिक्योरली बंद है। ठीक है ना। सरकार चाहे तो जिसको जिसको इस आधार का एक्सेस दे, वो लोग इस आधार के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिकली या डिजिटली ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई जिस पर्सन को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये आधार उसी का है, ही इज अ जेन्युइन पर्सन। आधार का मतलब क्या है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस पर्सन के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई किया और उसके बाद ही इसको आधार कार्ड इशू किया है। समझ गया बात को। अब अगर बात की जाए गवर्नमेंट की सर्विसेज की, तो कितनी एप्स गवर्नमेंट में इस समय पे अवेलेबल है? जब पहली बार लॉकडाउन लगा 24 मार्च 2020 को, ठीक है ना भाई, उसके बाद से 35 मोबाइल एप्स बनाई गई है ओवरऑल जो कोविड-19 से रिलेटेड है। ठीक है। और ये 35 मोबाइल एप्स 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा बनाई गई है, जिसमें से 27 मोबाइल एप्स प्रोवाइड करती हैं जनरल इंफॉर्मेशन ऑन कोविड-19, 7 प्रोवाइड करती हैं ट्रैकिंग ऑफ नियर बाई कोविड-19 केसेस, 15 के अंदर एक क्वारंटाइन ट्रैकिंग फीचर है। ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार की बहुत सारी एप्स बनाई गई। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपनी ऐप नहीं बनाई, राज्य की सरकारों ने भी अपनी ऐप बनाई। ठीक है। आप समझिए यहां पे बात यह है कि इनमें से बहुत सारी एप्स ने कुछ और फीचर्स को इंस्टॉल किया। जैसे इनमें से बहुत सारी एप्स होम डिलीवरी कराने लगी एसेंशियल आइटम्स की। तो जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों के घर तक खाने पीने की चीजें कैसे पहुंची, तो ग्रोसरीज और मेडिसिन टाइप की चीजें भी इन एप्स के थ्रू डिलीवर की जाने लगी। कुछ एप्स ऐसी थी जो मोबिलिटी पासेस दे रही थी। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है महाराष्ट्र में या कहीं और,
तो आप इन ऐप्स में जाके अप्लाई कर सकते हो, अपनी वजह बता सकते हो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर वजह पे यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, वो मेडिकल जो भी एसेंशियल वजह होगी उसके बेसिस पे आपको मोबिलिटी पास मिलेंगे। तो आप जब जाओगे रास्ते में अगर आपको पुलिस रोकती तो आप उनको मोबिलिटी पास दिखा दो, आपको जाने देंगे। समझ गए? जब ये कोविड-19 की मोबाइल ऐप्स बननी शुरू हुई, क्या देश के लोगों को प्रॉब्लम हुई? भाई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। कहीं ना कहीं देश के लोगों ने समझा कि भाई ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इससे लड़ने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ मेजर्स की जरूरत है। इसलिए देखिए कि आरोग्य सेतु ऐप आपके लोकेशन का डाटा कलेक्ट करता है, आपके बारे में बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, हम में से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई आरोग्य सेतु को परमिशन देने में। हम सब ने खुले दिल से आरोग्य सेतु को डाउनलोड किया। हालांकि आरोग्य सेतु की यूटिलिटी कुछ नहीं, अपना ब्लूटूथ ऑफ कर दो ना आप और बता दो कि आपको कुछ टेम्परेचर नहीं तो आपको सेफ ही दिखाएगा वो। तो ऐसा सच नहीं है कि आरोग्य सेतु का रामबाण है कि सब कुछ सही हो जाएगा। आप उसमें सारी प्राइवेसी परमिशन खुली रखिए, अपने ब्लूटूथ को ऑन रखिए, तभी वो आपके आसपास के कोरोना केसेस दिखाएगा, नहीं तो वो भी नहीं दिखाएगा। तो ये सब बातें। अब देखिए यहाँ पे कुछ फ्लॉज बताए जा रहे हैं। पहला फ्लॉ तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो सरकारी एप्स हैं ये इनमें प्राइवेसी इश्यूज क्या है। अभी जो सरकारी एप्स के प्राइवेसी इश्यूज है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। एक चीज यहाँ पे बताई गई है जिसको बोला गया है डिजिटल एक्सक्लूजन। ये जो कोविड-19 की सरकारी मोबाइल एप्स है ना, भले ही ये एक बहुत पॉपुलर इनिशिएटिव है, लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे देखिए बताई गई। एज ऑफ अक्टूबर 2020 more than 40% of mobile phone subscribers in India lack access to internet services। अगर 100 मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, 100 लोगों के पास मोबाइल फोन है, तो उसमें से 40 लोगों के मोबाइल फोन में इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। एक चीज, और इनको अगर आप उन लोगों से मिला दो जिनके पास फोन ही नहीं है, तो बेसिकली जिनके पास फोन है बट उस फोन में उनके पास इंटरनेट नहीं है, ऐसे 40% लोग हो गए। कुछ लोग के पास फोन है बट स्मार्टफोन नहीं है, छोटे मोटे टाइप के फोन है, उसमें इंटरनेट वैसे ही नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश में जिनके पास फोन ही नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में अगर 100 लोग रहते हैं तो 50 से ज्यादा ऐसा नंबर निकल के आ जाएगा, 50% से ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है मोबाइल फोन के थ्रू। तो आप समझ लीजिए 50% से ज्यादा लोग इंडिया में ऐसे हो सकते हैं जिनके पास मोबाइल फोन के थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। क्योंकि जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है उनमें से 40% लोगों के पास मोबाइल फोन्स में इंटरनेट चलाने की सुविधा नहीं है, या फिर वो इंटरनेट यूज नहीं करते। आप जो बोल लीजिए। आप गाँव में चले जाओ, गाँव में ज्यादातर लोगों के पास जो फोन है वो सिर्फ उसको बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट काफी कम ही लोग चलाते हैं। समझ गया बात को? तो दीज आर रियल प्रॉब्लम। तो इससे बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि आप कोविड-19 के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों को डिजिटली अवेलेबल करवा रहे हो। वो तो तब फायदेमंद होता जब हमारे देश की मैक्सिमम जनता के पास एक मोबाइल फोन, एक इंटरनेट कनेक्टेड मोबाइल फोन होता। यहाँ के स्टैटिस्टिक्स तो ये बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग इंडिया में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे मोबाइल फोन में। नहीं है तो नहीं कर पा रहे, मोबाइल फोन है तो भी उसमें 40% लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है। तो यहां पे डिजिटल एक्सक्लूजन की बात हो रही है। बहुत सारी ऐसी इंडिविजुअल कम्युनिटीज निकल आएंगी जो कि डिजिटली एक्सक्लूडेड है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस डिजिटल, आप कह सकते हो कि कवरेज। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो एप्स बनाई हैं वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं है मतलब कि भाई अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग प्रकार के फीचर्स प्रोवाइड कर रही हैं, अलग अलग प्रकार की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी पे स्टेट गवर्नमेंट की एप्स पे डाटा अपलोड हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी भी सही नहीं है। तो मान लीजिए डाटा आज का अपलोड हो रहा है 10 दिन बाद, 10 दिन बाद सिचुएशन पूरी बदल चुकी होगी, तो 10 दिन बाद अगर 10 दिन पहले का डाटा मिलेगा तो दैट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। कोविड-19 में चीजें बहुत डायनेमिक बेसिस पे हो रही हैं। तो अगर आप किसी एक इलाके में रहते हो स्टेट के अंदर और आप ऐप में चेक कर रहे हो कि स्टेट की इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने कोरोना वायरस के केसेस हैं, तो अगर डाटा लेट फीड कर रही हैं सरकारें तो आपको लेट डाटा मिलेगा। लेट डाटा मिलेगा मतलब गलत डाटा मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि 10 दिन में चीजें यहां पे बदल जाती हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है इन मोबाइल एप्स में वो मैनुअली अपडेट की जाती है। तो होता यह है कि मैनुअल अपडेशन के चलते बहुत सारे अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स इसमें इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, तो जो एक्चुअल डाटा होता है वो फज हो जाता है। डाटा मैनुअल अपडेशन की वजह से और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ डाटा की वजह से ओवरऑल जो फाइनल डाटा हमारे सामने निकल के आता है वो कभी कभी रियल डाटा से अलग हो जाता है। तो यहां पे कुल मिलाकर ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि इस समय पे कोविड-19 के बारे में जो लोगों को आप जानकारी दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप जानकारी दीजिए, लेकिन
इस बात को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो जानकारी देने का जरिया है वो केवल ऑनलाइन ये ऐप ना हो। आप फोन हेल्पलाइंस लगवाइए, ऑटो डायलर्स लगवाइए, एसएमएस टेक्स्ट सर्विस प्रोवाइड करिए। मतलब आप इस बात को इंश्योर करिए कि जो डिजिटली इंक्लूडेड नहीं है, जिनके पास फोन में इंटरनेट नहीं है, उनको भी ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो इंफॉर्मेशन जिनके पास एक फोन है और इंटरनेट कनेक्शन है उनको मिल रही है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, और इस चीज के लिए हमारी सरकारों ने ज्यादा कुछ किया नहीं है। हालांकि एसएमएस सर्विसेज बहुत जगहों पर प्रोवाइड की गई, चीजें करी गई हैं, बट उस लेवल पे नहीं करी गई हैं। तो मोबाइल फोन विद इंटरनेट है आपके पास तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बात करी जाए भाई प्राइवेसी की, तो ज्यादातर जो स्टेट की मोबाइल एप्स है ना, डाटा प्राइवेसी को लेके भी जो उनके नॉर्म्स है वो बहुत अलग अलग है, और अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन और परमिशन मांगती है ये ऐप। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 35 मोबाइल ऐप्स, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि लोकेशन सर्विसेज का एक्सेस मांगती हैं, तो अगर देखो 35 मोबाइल ऐप्स बनाएगी कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के लिए जो 35 मोबाइल ऐप्स बनाएगी उसमें से 31 आपकी लोकेशन सर्विसेज का एक्सेस मांगती है। मतलब आप कहां कहां पे जा रहे हो वो उस ऐप में अपडेट होता रहेगा, तो सरकार को पता चलता रहेगा कि आप किस किस जगह पे जा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, वो जरूरी है जानना, क्योंकि सरकार आपको बता सके कि आप जिस जगह पे जा रहे हो वहां कोरोना कितने केसेस है। ठीक है, 9 मोबाइल ऐप्स आपकी डिवाइस आईडी और कॉल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी मांगती, 5 मोबाइल ऐप्स ब्लूटूथ सेटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती, 15 मोबाइल ऐप्स कैमरा का एक्सेस मांगती, 3 मोबाइल ऐप्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का एक्सेस मांगती हैं, और 3 मोबाइल ऐप्स रिक्वेस्ट एक्सेस टू यूजर अकाउंट्स ऑन द डिवाइस। तो मतलब इस प्रकार के एक्सेस ये ऐप्स मांग रही हैं, जिस प्रकार के एक्सेस जरूर भी नहीं है। यहां पे डाटा प्राइवेसी के दो नॉर्म्स सीधे सीधे वॉयलेट होते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन, जिस प्रकार का डाटा ये एप्स रिक्वेस्ट कर रही हैं, यहां दो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा प्राइवेसी वॉयलेट हो रहे हैं। पहला प्रिंसिपल है नेसेसिटी, जो चीजें ये ऐप मांग रही हैं क्या वो चीजें जरूरी है कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए? नहीं, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी, इज द कलेक्शन ऑफ डाटा प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट टू व्हिच एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड। मतलब कि आपसे डाटा मांगी गई, वो डाटा आपकी हेल्थ के लिए मांगी गई, तो जिस हद तक आपके राइट टू हेल्थ को प्रमोट करना है उस हद तक आपकी राइट टू प्राइवेसी वॉलेट हो सकती है। बट जब आपके राइट टू हेल्थ का जो एम था वो पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, उसके बाद अगर आपका डाटा एक्सेस हो रहा है, दैट इज अ वॉलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। और कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशंस ऐसा कर रही हैं। इन एप्लीकेशंस को कुछ इस प्रकार से भी डेवलप किया जा सकता था कि ये मिनिमल डाटा कलेक्शन करे और मैक्सिमम रिजल्ट्स दे, एंड टू एंड सिक्योरिटी दे, बट ज्यादातर एप्स ऐसा नहीं कर रही हैं। और खास बात ये है कि यहाँ पे डाटा डुप्लीकेशन हो रहा है। एक ऐप जो कर रही है दूसरी ऐप भी वही कर रही है। अरे आराम से एक ऐप जो कर रही थी उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेस्ड माइक्रो सर्विसेज से जोड़ा जा सकता था। तो आरोग्य सेतु ऐप जो कुछ भी कलेक्ट कर रही है उसको इन 35 अलग अलग ऐप से एपीआईज के थ्रू जोड़ के आरोग्य सेतु की इंफॉर्मेशन इन 35 ऐप्स के पास पहुंचाई जा सकती थी, और 35 ऐप्स की इंफॉर्मेशन आरोग्य सेतु के पास पहुंचाई जा सकती थी। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, डाटा डुप्लीकेशन हो रहा है और ऑन ग्राउंड चीजों का फायदा काफी कम हो रहा है। समझ गए बात को? तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, अभी इनको सुधारने में तो काफी समय आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन थी इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं। बिलेटेड बट बोल्ड, एग्जीक्यूशन विल बी क्रिटिकल फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनवील्ड इन द बजट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग प्लान है 2021-22 का, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि भाई टैक्स कलेक्शन थोड़े अच्छे होंगे, ठीक है, उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू रेस करने का तगड़ा प्लान है सरकार का। नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार कैसे रेस करेगी? तो पहले तो वो मार्केट से उधार उठाएगी। अभी मार्केट से उधार उठाने के लिए हेल्ड टू सिक्योरिटी मैच्योरिटी वाला जो एसएलआर कोटा सिक्योरिटी वाली वीडियो मैंने आपको बताई। दूसरा मैंने आपको यह बताया कि आरबीआई परमिशन दे रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सीधे सीधे गवर्नमेंट से खरीद सके। तो ये तो दो तरीके हो गए जिससे सरकार उधार उठा सकती है। उसके साथ साथ हमारी मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने क्या बोला है कि लार्ज स्केल मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एसेट्स। तो जमीनों को यहाँ पे क्या किया जाएगा? लिस्ट किया जाएगा। ये जमीनें बाहर सेल पे डाली जाएंगी या लीज पे डाली जाएंगी। और कहीं ना कहीं ये सोचा है कि भाई 1.75 लाख करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट आएगी, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचा जाएगा और उसके बदले में सरकार के पास पैसा आएगा। तो एयर इंडिया की स्ट्रेटेजिक सेल की बात हो रही है, बीपीसीएल की स्ट्रेटेजिक सेल की बात हो रही है, एलआईसी को लिस्ट करने की बात हो रही है। एलआईसी की लिस्टिंग मतलब एलआईसी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो पैसा आएगा।
भाई LIC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसको अलग अलग सरकारों ने अपनी मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया है। मैं बताता हूँ LIC को किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। कोल इंडिया का और बहुत सारे जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जब कोई खरीदार नहीं मिला ना, तो सरकार ने LIC को बोला कि तुम खरीद लो शेयर्स, और LIC ने शेयर खरीद लिए और LIC के पैसे सरकार ने अपने पास रख लिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जहां पे बहुत सारे इंडिया के लोग अपना पैसा डालते हैं इसके ऊपर भरोसा करके। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास नो डाउट बहुत सारा पैसा है और इस पैसे के ऊपर हमेशा सरकार की नजर रहती है। तो जब भी किसी चीज का डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो LIC से बोला जाता है तुम इसके स्टेक खरीद लो, और अब तो LIC को लिस्ट करके इसके थ्रू पैसा, मतलब सरकार कैसे ना कैसे करके पैसा कमा रही है, और वो कंपनीज जिनके अंदर देश के लोगों का भरोसा है उनको थ्रू भी पैसा निकालने की कोशिश कर रही है। अब ये लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिशियल है वो तो देखिए समय ही बताएगा। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था, दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की खबर जब से निकली है, बैंकिंग एम्प्लॉयज के बीच में एक डर सा फैल गया है कि भाई अब क्या होगा। हालांकि जो हमारे यहाँ पे सरकारी बैंक है वो सरकारी की तरह काम नहीं करते हैं, प्राइवेट की तरह काम करते हैं, काफी एफिशिएंसी है। इनफैक्ट बैंक के एम्प्लॉयज का तो सबसे ज्यादा शोषण होता है, उनसे काम भी बहुत कराया जाता है, उनको पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। समझ गए? इसीलिए SSC CGL का कट ऑफ IBPS से ज्यादा जाता है। खैर वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इस पॉलिसी में इतने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को कहीं ना कहीं सरकार डिस्पोज ऑफ कर रही है। ये कह रही है सरकार कि ये हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर आता है। तो मतलब सरकार का ये कहना है कि हम बिजनेस वाले फील्ड से बाहर निकल जाएंगे, जो केवल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होंगे वहीं पर हम बिजनेस में रहेंगे। और सरकार के हिसाब से स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या है? पहला स्ट्रेटेजिक सेक्टर सरकार के हिसाब से एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस। दूसरा है ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन। तीसरा है पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स। चौथा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो इन 4 सेक्टर्स में कहीं ना कहीं सरकार प्रेजेंट रहेगी, बिजनेस को चलाएगी। बाकी हर जगह पे इंडस्ट्रीज को सरकार का मूड है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, उसके थ्रू पैसा आएगा, पैसा खत्म करेंगे। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट को देखना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई इन कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करो, अच्छा ये डिसइन्वेस्ट कर दो, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो एफिशिएंट तरीके से काम होगा। दूसरे लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सरकार तो देश बेचे, कहीं ना कहीं पब्लिक एसेट्स को बेच रहे हो ना, उसके थ्रू आप पैसा निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पब्लिक एसेट्स को तो बेच ही रहे हो। फिर इन कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके यूनियंस भी खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने आके कि तुम कैसे बेच रहे हो। तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे आने वाले समय में। और ये जो सरकारी कंपनीज बेच के पैसा लेने वाला काम है, ये नया काम नहीं है। 1990s में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने लगभग 12 PSUs को, ठीक है, बेचा था, उनके शेयर्स बेचे थे। इन PSUs में होटल्स बनाने वाली फर्म्स भी थी, ब्रेड बनाने वाली फर्म्स भी थी, एक दो फर्म्स थी, बाल्को और हिंदुस्तान जिंक। अगर आप देखो तो इनके माइनॉरिटी स्टेक्स को बेचा सरकार ने बाल्को। आज की डेट में ये जो कंपनीज है काफी अच्छा काम कर रही है प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर। ओके, तो ये बोल देना कि आज की डेट में जो इंडिया का पब्लिक सेक्टर है इट इज एट द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, ये सही नहीं है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? जो शुरुआत के 3-4 5 ईयर प्लान्स आए थे ना हमारे सरकार के, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1950s के बाद, उस समय पे कहीं ना कहीं हमारा जो पब्लिक सेक्टर था, हमारी जो सरकारी कंपनीज थी, वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और दे वर होल्डिंग अ कमांडिंग हाइट इन द इकोनॉमी। लेकिन जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया है, तब से कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को आप राजा समझो ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो गए, प्राइवेट सेक्टर्स भी उतने ही बड़े हो गए और उतने ही जरूरी हो गए हमारी देश की स्टेबिलिटी के लिए। समझ गए? फिर भाई इन फर्म्स को बेचने से सरकार को पैसा तो आएगा ही, जो सरकार लोगों के लिए लगा सकती है। इन फर्म्स को बंद करने से जो सरकार समय समय पे इन फर्म्स के अंदर पैसा पंप इन करती थी, वो पैसा पंप इन करना बंद हो जाएगा। तो जो अनफीजिबल फर्म्स होंगी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी प्राइवेटेशन के बाद, और जो फीजिबल फर्म्स होगी वो प्रॉफिट कमाएंगी और प्रॉफिट कमाने के बाद उनके एम्प्लॉयज को पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज में पैसा नहीं मिलता, प्राइवेट कंपनी में पैसा नहीं मिलता, मिलता है, ठीक है। हालांकि लोगों का भरोसा नहीं आता प्राइवेट फर्म्स में, लोगों का भरोसा इंडिया का सोसाइटल मेकअप कुछ ऐसा है कि सरकारी नौकरी में ज्यादा भरोसा है, भले कम तनख्वाह मिले। नरेंद्र मोदी जी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जब से 2014 में आए हैं तब से इनका ये बोलना है कि भाई गवर्नमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, केवल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट बिजनेस में रहेगी, बाकी जगहों से बाहर निकल जाएगी। तो अब सरकार के लिए यहाँ पे कुछ चीजें जरूरी है। अगर सरकार इस डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को लेके आ रही है तो सरकार के सामने डेफिनेटली रेजिस्टेंस आने वाला है, उसके लिए सरकार को तैयार रहना है, ठीक है ना भाई। इस समय पे स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई है, तो जब स्टॉक मार्केट्स हाई हैं और इन कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट होता है
तो डिसइन्वेस्टमेंट ऊंचे प्राइस पे होगा, ज्यादा प्राइस पे होगा, और ज्यादा प्राइस पे ज्यादा बायर्स खरीदेंगे, ज्यादा बिडर्स खरीदेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटीज थोड़े कम है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे सरकार को। दूसरा, यहाँ पे जो सेल प्रोसेस होगा वहां पे कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए, और वो ऑफिसर सरकार के जो कि इस सेल प्रोसेस में अपना रोल प्ले करेंगे, उनको कहीं ना कहीं आपको इम्यूनिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए आपने पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट किया, उसके शेयर को बेच दिया, बेचने के बाद उसका ऑडिट होगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वॉल्व होगी, तो जो ऑफिसर्स पहले इस डिसइन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होंगे, अगर कुछ भी फ्रॉड का इल्जाम निकला तो बाद में इन्हीं ऑफिसर्स को पकड़ के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और ऑडिटर्स जेल में डालेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ इस प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट करो कि भाई जबरदस्त डिसइन्वेस्टमेंट हो, मोस्ट एफिशिएंट तरीके से चीजों का एलोकेशन हो और उनको बेचा जाए। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। कोई भी कंट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ तो जितनी भी प्रोग्रेस अब तक हुई है चीजों को सही तरीके से करने में, वो पूरी की पूरी अंडू हो जाएगी, और ये इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है किस पे? कटिंग ट्रांस फैट्स। इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफी समझा चुका हूं आपको। 7 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स देखिए जाके, तो ट्रांस फैट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं वहां पे ऑलरेडी दे चुका हूं। चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2022 को इंडिया उन कुछ कंट्रीज के ग्रुप में आ जाएगा जिन्होंने अपने इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट को 2% ऑफ मास कर दिया ऑफ द टोटल ऑयल फैट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट में जितना भी ऑयल फैट्स प्रेजेंट है उसमें मैक्सिमम 2% आप इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट रख सकते हो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। और कहीं ना कहीं ये WHO का टारगेट था जो कि 1 साल पहले ही इंडिया ने पूरा कर लिया है। इंडिया ने अपने ट्रांस फैट्स की लिमिट को किस प्रकार से गिराया है? तो मिड 2016 में इंडिया ट्रांस फैट्स की लिमिट को 10% से 5% पे लेके आया दिसंबर 2020 तक, ठीक है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटीज को 3% तक लेके आई। तो 2016 में 10% ट्रांस फैट 5% पे आ गए। 2020 में, दिसंबर 2020 में फसाई ने अनाउंस किया कि 2021 से 3% ट्रांस फैट हो सकते हैं फूड में, और अब 1 जनवरी 2022 से क्या बोला जा रहा है कि केवल 2% ट्रांस फैट हो सकते हैं। ट्रांस फैट्स की बात की जाए तो जो रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ट्रांस फैट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करने की बात की जा रही जो कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड है। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स में होता क्या है कि दे प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप उनको प्रोडक्ट्स में मिला दो तो प्रोडक्ट जल्दी एक्सपायर नहीं करेंगे, और प्रोडक्ट का वेट भी बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाकी इंग्रेडिएंट्स कम लगेंगे तो बनाने का खर्चा कम हो जाएगा। अगर आप बात करो तो एडिबल ऑयल्स में, फैट्स में, मार्गरीन्स में, इस प्रकार की चीजों में इन ट्रांस फैट्स का प्रयोग किया जाता है। और ये जो स्टेप लिया है सरकार ने, ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रयोग होता है ट्रांस फैट्स का ये इन्हीं एडिबल ऑयल फैट्स और मार्गरीन्स में होता है। तो अगर आप यहाँ पे इन ट्रांस फैट्स को हटा देते हो तो काफी बेनिफिशियल हेल्थ आउटकम्स होंगे। अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप 2% से कम ट्रांस फैट रखोगे तो ज्यादा ट्रांस, जब खाना बनता है हाई टेम्परेचर पे तो नेचुरली भी कभी कभी ट्रांस फैट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट अगर आप कम करते हो तो बहुत फायदे होंगे। क्योंकि ट्रांस फैट के नुकसान क्या है? ट्रांस फैट के नुकसान ये है कि दिस ट्रांस फैट हैज अ प्रोक्लिविटी टू नेगेटिवली अल्टर द लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल। आपकी जो लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है वो आपको कैसे पता चलेगी? जब आप अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाओगे। तो आपके शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, ठीक है ना भाई। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको होता है HDL। जब आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे तो उसमें LDL HDL दोनों का नंबर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट होते हैं ये LDL बढ़ाते हैं और HDL घटाते हैं। तो आपकी जो लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है वो खराब हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीज होने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। तो ये जो स्टेप है कि 2% तक आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करोगे, काफी अच्छा है। और कहीं ना कहीं इससे पहले यूरोपियन कंट्रीज में भी इस प्रकार के स्टेप लिए गए। 2004 में डेनमार्क वो पहली कंट्री थी जिसने बोला था कि ट्रांस फैट कंटेंट उनके खानों में 2% ऑफ फैट एंड ऑयल से ज्यादा नहीं होगा। जब डेनमार्क ने 2014 में स्टेप लिया तो पूरे यूरोप में डेनमार्क की निंदा हुई, यूरोपियन कमीशन ने भी निंदा की। बाद में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इस लिमिट को लागू कर दिया। अप्रैल 2019 में यूरोपियन यूनियन ने एक नया रेगुलेशन बनाया दैट फ्रॉम अप्रैल 2021 टू लिमिट द अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट टू 2% इन ऑल फूड सोल्ड विद इन द EU। तो अब यूरोपियन यूनियन के मार्केट में अगर आपको खाना बेचना है तो भाई जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स है वो 2% फैट और ऑयल से कम होने चाहिए। इसका एक और फैसेट है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इंडिया के जो फूड प्रोडक्ट्स है ना, जनवरी 2022 के बाद उनके जो एक्सपोर्ट के चांसेस है यूरोपियन यूनियन में बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि पहले जो 3% की लिमिट थी वो यूरोपियन यूनियन की लिमिट पे 2% वाली लिमिट पे नहीं आ रही थी। अब चूंकि यूरोपियन यूनियन ने भी बोल रखा है
कि टोटल फैट्स एंड ऑयल्स के 2% से कम होने चाहिए ट्रांस फैट। इंडिया में भी ये लिमिट आ गई है, तो इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स को जिसपे ट्रांस फैट्स होते हैं यूरोपियन यूनियन ट्रांसफर किया जा सकता है। WHO की एक रिपोर्ट आई थी 2020 में, जिसमें ये बोला गया था कि 32 कंट्रीज ने अलग अलग मैंडेटरी लिमिट्स लगा के रखी है ट्रांस फैट पे, और ट्रांस फैट को कम करने के सीधे सीधे फायदे हैं। जब डेनमार्क ने ट्रांस फैट को 2% तक लिमिट किया, तो अगले 3 साल में पता चला कि भाई कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की वजह से पर 1 लाख जो पॉपुलेशन में डेथ्स हो रही थी, वो डेथ्स 14 से कम हुई है डेनमार्क के अंदर। मतलब सीधा सीधा इंपैक्ट आया कि जब डेनमार्क ने अपने ट्रांस फैट्स को 2% तक लिमिट किया अप टू टोटल ऑयल एंड फैट्स, तो भाई वहां पे सीधा सीधा पर 1 लाख जो भी डेथ्स हो रही थी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से, उसमें 14 का डिक्रीमेंट आया। ठीक है भाई, तो काफी अच्छा स्टेप है ये, और कहीं ना कहीं ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करके उनकी बजाय हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स लाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट या बहुत ज्यादा फूड के टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं आने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल फूड कंपनीज हैं, नस्ले जैसी, जो ऑलरेडी इस बात पे काम कर रही है कि भाई कैसे ना कैसे करके इन ट्रांस फैट्स को एलिमिनेट करो अपने प्रोडक्ट से 2023 तक। फसाई स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया में भी मल्टीनेशनल जो फूड कंपनीज है वो पूरी तरीके से काम करेंगी। ऐसा लगता नहीं है कि कोई फूड कंपनी ओपनली सरकार के इस ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ कहेगी, क्योंकि जो फूड कंपनीज होती हैं उनको लोगों के दिमाग में भी तो अपनी इमेज अच्छी करानी है। जब मैगी में ये बात उठी थी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, तो मैगी बहुत सारे लोगों ने बहुत दिन तक खानी बंद कर दी। तो मैगी को भी पता चला कि भैया ये तो पूरा का पूरा हमारा, आप कह सकते हो, क्रेडिट ही चला गया। तो क्रेडिट और भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है बिजनेस में, और ट्रांस फैट को कट करके ये प्राइवेट कंपनीज वो भरोसा जीत सकती हैं। सरकार के लिए तो ऑब्वियस बेनिफिट है ही, सरकार ये बता सकती है कि भाई देखिए हमने लोगों के लिए ये किया, हमने लोगों के लिए वो किया। आगे बात करते हैं किसकी, डैम्स और डैमेजेस की। उत्तराखंड गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू इग्नोर एविडेंस दैट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन द फ्रेजाइल रीजन एक्सकर्बेट डिजास्टर। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, 2018 में जो ऑथर को इन्होंने लिखा है, कविता उपाध्याय जी, जर्नलिस्ट उत्तराखंड की, शुरुआत में मैंने इनका इंट्रोडक्शन दिया था। 2018 में ये बोल रही थी कि इंडिया चौरना बॉर्डर के पास उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में नीति वैली में ये घूम रही थी, तो ये रेनी विलेज गई। रेनी विलेज में चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, खैर उसकी बात नहीं करेंगे। रेनी विलेज के आसपास बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कविता जी को दिखाई दिए। जब इन्होंने विलेजर्स से बात की, तो विलेजर्स ने बताया कि भाई ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें काफी परेशानी हो रही है, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट स्टाफ है ये हमको बहुत एक्सप्लॉइट करता है। कुल मिला के जो लोग थे वो परेशान थे। 7 फरवरी को ये जो इवेंट हुआ है, जो फ्लैश फैट्स आए, उसकी वजह से 31 लोगों की जान गई है, 175 लोग मिसिंग है। जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए उत्तराखंड फ्लड्स की, उस समय तक अपडेट ये थी कि 26 लोगों की मृत्यु हुई है। अब अनफॉर्चुनेटली ये नंबर 31 पर पहुंच गया। तो भाई मृत्यु का नंबर बढ़ता जा रहा है और अभी भी 175 पीपल मिसिंग है। हुआ ये कि 13.2 मेगावाट का ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि रेनी नाम की विलेज से बहुत पास, और एनटीपीसी का 520 मेगावाट तपोवन विलेज, जो कि 4 किलोमीटर दूर है रेनी से, ये कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं। इससे एक बात पता चलती है, क्या बात पता चलती है, ये जो डैम्स है ना, ये डैमेज हो चुके हैं, तो ये विक्टिम नहीं है, कहीं ना कहीं ये डिजास्टर को बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं जब एक डैम फटता है तो उसके अंदर जो पानी स्टोर है ना, वो डाउनस्ट्रीम बहता चला जाता है, जो कि फ्लड की इंटेंसिटी को और एक्सकर्बेट बढ़ देता है, बढ़ा देता है। तो ये जो डैम्स हैं, दे आर एक्चुअली नॉट विक्टिम्स, दे एक्सकर्बेट द डिजास्टर। यही बात यहां पे बोली जा रही है। 7 फरवरी के जो फ्लड्स हैं, ये एक्चुअली में आए क्यों, इसके बारे में अभी ऑलरेडी बातचीत चल रही। GLOF का जो कॉन्सेप्ट है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने समझाया है GLOF को। उत्तराखंड फ्लड्स, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिलेगी। वहां पे GLOF ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं, किस प्रकार से पहाड़ में ये मोरेंस इन लेक्स को रोक के रखते हैं, ये मोरेंस टूट गए तो ये कैसे फ्लड्स लेके आ रही है, सब मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, अब समझिए इस बात को। अभी ये बोलना कि जो 7 फरवरी के फ्लड्स हैं ये नेचुरल डिजास्टर है, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। 26 जून 2019 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो ऋषिगंगा साइट पे आप एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करते हो, ये गलत है। क्या होते हैं कि जो माइनिंग कंपनीज होती है ना, ये करती क्या है कि एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करती हैं, और एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करके ये बोलती हैं कि ये डैम बना रही है, जबकि डैम नहीं बना रही होती है, इलीगल माइनिंग कर रही होती हैं। और इस प्रकार की बहुत सी चीजें चल रही हैं हमारे हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में और दूसरे हिमालयन स्टेट्स में भी। जब भी आप रोड बनाते हो, जब भी आप कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हो, उससे होता क्या है, उससे डिफॉरेस्टेशन होता है। तो आप पेड़ हटा देते हो, पेड़ हटा देते हो तो सॉइल इरोजन होना है, पानी का रन ऑफ बढ़ना है, वाटर रन ऑफ बढ़ना है, ठीक है ना भाई। और आप कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करते नहीं हो।
किसी दूसरी जगह पे जाके पेड़ लगाते नहीं, तो इन्वायरमेंट को तो आप सीधे सीधे नुकसान कर रहे हो। प्लस जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, जब एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जगह खोदते हो, उससे जो भी मलबा निकलता है ना, उस मलबे को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने के बजाय आप आसपास के पानी में डंप कर देते हो। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो आपने पेड़ काटे और पेड़ को दूसरी जगह लगाया भी नहीं, तो डिफॉरेस्टेशन करके आपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया। दूसरा, जो मलबा खोदा आपने उस डैम को बनाने के लिए, उस मलबे को आपने उठा के नदी में फेंक दिया जो बगल में बह रही है, किसी प्रॉपर जगह पे जाके डिस्पोज भी नहीं किया। आप लॉजिक क्या दोगे कि प्रॉपर जगह पे जाके डिस्पोज करने में हमारे लॉजिस्टिक चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो वो बहुत गलत है। ये जो काम करने का तरीका है ये बहुत अननेचुरल है, और इस चीज को पॉइंट आउट किया गया था चोपड़ा कमेटी रिपोर्ट 2014 में। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से बोला कि एक एक्सपर्ट बॉडी बनाइए, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, जो कि जो 2013 के केदारनाथ फ्लड्स आए थे जिसमें 4000 लोगों की जान गई थी, इसके बारे में बताया जाए कि ये फ्लड्स क्यों आए थे और इन फ्लड्स को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चोपड़ा कमेटी बनाई गई। इसके हेड थे रवि चोपड़ा, एनवायरमेंटलिस्ट थे। 10 और मेंबर्स थे जो जियोलॉजिस्ट थे, बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट्स थे। इन्होंने ये बोला कि जो 2013 का डिजास्टर आया था केदारनाथ का, इसमें नेचुरल वजह भी थी और मैनमेड वजह भी थी। जो भी डैम वगैरह बनते हैं ना हिमालय में, होता क्या है कि इसमें से मलबा निकाला जाता है। डिफॉरेस्टेशन तो होता ही है, वो तो एक अलग बात है। मलबा निकाला जाता है, मलबे को नदी में डाल दिया जाता है, जिसके चलते नदी का जो रिवर बेड है वो ऊपर हो जाता है। तो पहले नदी अगर इस लेवल पे बह रही थी तो वो इस लेवल पे बहने लगती है। अगर वो इसी लेवल पे बह रही होती तो जो एक्स्ट्रा पानी आता है फ्लड के समय पे, वो उसको किसी ना किसी तरीके से शॉक झेल लेती। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाते वक्त जो भी मलबा होता है उस नदी में डिस्पोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नदी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है। और जब नदी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है तो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की ताकत उस नदी की कम हो जाती है। तो अगर पानी एक्सेस ऐसी कंडीशन में नदी में आएगा तो भयंकर फ्लड्स आएंगे, और यही हुआ केदारनाथ के समय में, और कुछ हद तक यही हुआ है अभी 7 फरवरी को। तो जो चोपड़ा कमेटी थी उसने बताया कि जो 24 प्रपोज डैम प्रोजेक्ट्स हैं इनको बंद कर दीजिए उत्तराखंड में, 23 प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जाए, लेकिन इनको आज तक कैंसिल नहीं किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मान चुकी है कि भाई ये डैम्स खतरनाक है, लेकिन अब तक इन डैम्स को बंद करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हिमालयन ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, डैम्स खतरनाक है, सबको पता है। उत्तराखंड सीस्मिक जोन 4 और सीस्मिक जोन 5 में पड़ता है, यानी यहां पे अर्थक्वेक आने के बहुत चांसेस हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, स्टेट के प्लान है कि 450 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे, 27,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केदारनाथ का डिजास्टर आया तो क्या हो गया, 450 डैम तो हम बनाएंगे, 27,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, ये भाई उत्तराखंड के प्लान है। तो कुल मिला के उत्तराखंड में रहने वाले लोग और इंडिया में बाकी रहने वाले लोग, 7 फरवरी को जो अभी डिजास्टर आया था ना, ये डिजास्टर्स आगे भी आएंगे, क्योंकि डैम तो बंद होने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस तो बंद होने वाली है नहीं, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। यहाँ पे ये सब बातें यहाँ पे की जा रही हैं। आखिरी आर्टिकल, पॉस्को डजंट ब्रुक डाइल्यूशन। आर के विज सामने लिखा है, द लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंस। देखिए भाई, इंडियन पीनल कोड की बात की जाए तो इंडियन पीनल कोड में कहीं ना कहीं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बातें लिख रखी हैं, बट उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि भाई अगर एक चाइल्ड का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो इंडियन पीनल कोड के अलावा एक नियम कानून जरूरी है, और वो नियम कानून था पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको 2012 में इनेक्ट किया गया। 18 साल से कम के बच्चे को ऊपर अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो पॉक्सो उसके साथ डील करेगा। पॉक्सो के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या होते हैं, किस हद तक उनको पेनलाइज किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड्स को इंडिया ने रेटिफाई किया 1992 में, 1992 में, और यहां पे ये बोला गया कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज हीनियस क्राइम्स है, और अगर ये चिल्ड्रन के अगेंस्ट होता है तो ये बहुत ही तगड़ा हीनियस क्राइम है। इसके लिए कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट लेके आया गया 2012 में, लेकिन इस पॉक्सो एक्ट की पूरी यूटिलिटी को बेकार कर दिया गया अभी के एक जजमेंट में, जो कि जजमेंट दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। इस जजमेंट में क्या बोला गया, इस जजमेंट में एक पर्सन को, जिसको एक्यूज किया गया था कि उसने उस बच्ची का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश की गई, उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर चार्ज ना करके आईपीसी एक्ट के अंदर चार्ज किया गया। देखिए बात यह है दोस्तों कि अगर आप सेक्शन 7 देखें पॉक्सो एक्ट का, इसमें यह लिखा गया है
कि whoever with sexual intent touches the breast of a child, सॉरी थोड़ी सी सेंसिटिव बातें हैं यहाँ पे बट समझना जरूरी है, is said to commit sexual assault. ठीक है, वेयर सेक्शन 8 ऑफ दैट प्रोवाइड्स मिनिमम इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 years फॉर सेक्सुअल असॉल्ट. तो अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर आप सेक्सुअल असॉल्ट करते हो तो 3 साल की सजा होगी. लेकिन अगर आपको कन्विक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड तो आपको 1 साल की सजा होगी. आप समझिए बात को, इंडियन पीनल कोड भी वुमेन की मॉडेस्टी को वॉयलेट करने के लिए सजा दे रहा है, पॉक्सो एक्ट दे रहा है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड वाला एलिमेंट एक्स्ट्रा आता है. इस वन बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि वो मैन गिल्टी है, ठीक है ना, लेकिन स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ. उस मैन ने उस बच्ची को पकड़ा, लेकिन उस बच्ची ने कपड़े पहन रखे थे, तो चूंकि उस बच्ची ने कपड़े पहन रखे थे तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ. और अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ तो पॉक्सो के अंदर नहीं आया, ये आईपीसी के अंदर आया. इस प्रकार का जब जजमेंट आया ना बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, दिमाग खराब हो गया सबका. सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पे स्टे लगा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम लोग तो मजाक बना रहे हो. कुल मिला के जिसके ऊपर इल्जाम लगा था ना उसको बचाने की कोशिश कर रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट. साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि पॉक्सो के अंदर अगर उसको सजा दी जाएगी तो सजा बड़ी दी जाएगी, और अगर आईपीसी के अंदर सजा दी जाएगी तो सजा छोटी दी जाएगी. तो यहां पे पूरी की पूरी यही बहस उठ रही है कि भाई पॉक्सो और आईपीसी में डिफरेंस क्या है. सिंपल डिफरेंस है. अगर आप आईपीसी में सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा हुआ है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी. ये डेफिनेशन है आईपीसी में. नो डाउट ये एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है, कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन सही है, लेकिन इसमें चाइल्ड वाला एलिमेंट साफ साफ नजर नहीं आता. पॉक्सो में चाइल्ड वाला एलिमेंट साफ साफ नजर आता है, ठीक है ना. और पॉक्सो में जो सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा है वो और ब्रॉड हो जाती है, और खासकर यहां पे साफ साफ ये बताया जाता है कि अगर आप सेक्सुअल ऑफेंस कर रहे हो, चाइल्ड के अंदर कर रहे हो, तो वो हीनियस ऑफ द हीनियस के अंदर आएगा. समझ गया बात को, इसलिए पॉक्सो को अलग से बनाया गया. लेकिन ओवरऑल यहां पे जो किया, किसने किया, आपका बॉम्बे की हाई कोर्ट ने, वो गलत किया. तो दो एक्ट्स को, दो सेक्शंस को याद रखिएगा. एक तो सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, जो कि ये बोलता है कि अगर आप मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन को आउटरोच करोगे तो 1 साल की सजा होगी. और सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, जहां पे अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट करते हो बच्चे का तो आपको 3 साल की सजा होगी. पॉक्सो एक्ट और इंडियन पीनल कोड एक्ट में याद रखिएगा, इंडियन पीनल कोड में जो डेफिनेशन है वो क्या है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी. और पॉक्सो के अंदर जो डेफिनेशन है वहां पे अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसमें पेनिट्रेशन वाला एलिमेंट जरूरी नहीं है. अगर टच भी हुआ है और बच्चे का एलिमेंट इन्वॉल्व है, 18 साल से कम का बच्चा या बच्ची है, तो ऐसे केसेस में पॉक्सो की प्रोविजंस लगेंगे और जो सजा का प्रावधान है वो ज्यादा है. मैं कोशिश करूंगा कि पॉक्सो के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं और पॉक्सो और इंडियन पीनल कोड के डिफरेंसेस को आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा. अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. हैव अ ग्रेट डे. गुड बाय.